ओके, तो हम कह रहे थे कि कोई पेशेंट है, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और पहला पेशेंट ये दिक्कत बताया कि डॉक्टर साहब हमको सर दर्द है, बुखार है, ठीक है, पूरा शरीर में दर्द हो रहा है, सर्दी जुकाम है। दूसरा पेशेंट ये बात बताया, तीसरा ये बात बताया, ठीक है। तो एपिडेमिक डिजीज में करते क्या है? एपिडेमिक डिजीज में करते ये हैं कि जो टोटलिटी बनाते हैं, टोटलिटी, टोटलिटी का मतलब होता है कि आउटवर्डली रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनल एसेंस ऑफ डिजीज, ठीक है, कि वाइटल फोर्स बीमार है, खुद को बाहर सिम्टम दे करके बता रहा है कि हम बीमार हैं, पहचानिए, ठीक है। तो वाइटल फोर्स ने ये सिम्टम्स दिया है बॉडी पे, ठीक है। अब उसमें करते क्या है कि एक केस से आपकी पूरी टोटलिटी कंप्लीट नहीं होती है एपिडेमिक डिजीज में, ठीक ना। इसलिए कई सारे केसेस को ऑब्जर्व करना पड़ता है और कई केसेस में जो जनरल सिम्टम होते हैं, जैसे इसने भी बताया है बुखार है, इसने भी बताया कि बुखार है, इसने भी बताया है कि बुखार है। तो अब जब आप टोटलिटी बनाएंगे तो पहली बात तो यही लेंगे कि फीवर एक ऐसी बीमारी फैली है जिसमें बुखार आ रहा है सबको, ठीक है। दूसरा कोई ऐसा सिम्टम जिसमें ये है, सभी लोग बता रहे हैं कि शरीर में दर्द हो रहा है, तो आप इसको टोटलिटी में शामिल करेंगे कि ये ऐसी बीमारी है जिसमें सबको शरीर में दर्द हो रहा है। इसी तरह के जो ऐसे सिम्टम्स जो सभी में कॉमन होंगे, उन सिम्टम्स को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो उसी बात को लिखने जा रहे हैं। उसी बात को लिखने जा रहे हैं हम लोग कि जो फर्स्ट केस होता है, फर्स्ट केस नॉट कंप्लीट पिक्चर, फर्स्ट केस में कंप्लीट पिक्चर हो ही नहीं पाता है एपिडेमिक डिजीज में। तो करते क्या है इसमें, बहुत ही ध्यान से क्लोज ऑब्जर्वेशन, क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ सेवरल केसेस, ठीक है, सेवरल केसेस एंड डिफरेंट केसेस, जो हर केस अलग होता है एक दूसरे से। बहुत सारे पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, लिखते हैं और सब में देखते हैं कि ऐसे सब में कॉमन क्या है, उन्हीं कॉमन सिम्टम्स को केवल लिया जाता है, ठीक है। और कलेक्टिव डिजीज में इसका नाम ही कलेक्टिव तभी इसीलिए रखा गया है कि इसमें दो डिजीज का सिम्टम्स कलेक्ट करते हैं, चाहे वो एपिडेमिक हो, एपिडेमिक या स्पोरेडिक, ठीक है। इसीलिए इन दोनों को मिला करके नाम रखा गया है कलेक्टिव डिजीज। फिर से क्या बोल दिए, नहीं समझ में आया, कलेक्टिव डिजीज। एक इसी से मिलता जुलता शब्द है, वो भी लिख लेंगे। मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया जाए कलेक्टिव सिम्टम के बारे में कहाँ बताया गया है आर्गनन में, तो कलेक्टिव सिम्टम्स के बारे में अफोरिज्म 153 में बताया गया है आर्गनन में, ठीक है। अफोरिज्म 101, ध्यान से बातों को पिछले अफोरिज्म से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि 3 ही अफोरिज्म है जिसमें एपिडेमिक की बात की गई है कि हर एपिडेमिक हम लोगों के लिए नया है और जिसके बारे में हम लोग जान नहीं रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोरोना आ गया, कोरोना में जो जो एक रेमेडी सेलेक्ट की गई थी, अभी हम लोग बात करेंगे जीनस एपिडेमिकस की, तो कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो ऐसे ही तो कि आई बीमारी वो हम लोगों के लिए नया है और कुछ नहीं जानते हम लोग। तो किया क्या उसमें हम लोगों ने यही किया कि बहुत सारे केसेस को ऑब्जर्व किया गया। फर्स्ट पेशेंट ने जो बताया उसकी पूरी बात नोट की गई, सेकंड पेशेंट ने जो बताया उसकी पूरी बात नोट की गई, थर्ड ने बताया, ये क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ सेवरल केसेस, सेवरल केसेस, बहुत सारे केसेस को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है ना। इसने भी जो बताया, फिर ये देखा गया फोर्थ पेशेंट, ऐसे ऐसे बहुत पेशेंट को ऑब्जर्व किया गया, तो ये देखा गया कि कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो सब में है, जो सब में है, उन्हीं सिम्टम्स को लेकर के एक रेमेडी सेलेक्ट की गई थी। जैसे आर्सेनिक हम लोग सेलेक्ट किए थे,
ठीक है, तो ऐसे ही सेलेक्ट की जाती है रेमेडी। तो ये है फोइजम 101 जिसमें कलेक्टिव डिजीज के बारे में दिया गया है। कलेक्टिव डिजीज, कलेक्टिव डिजीज किसको बोलते हैं? एपिडेमिक और स्पोरेडिक दोनों को मिला करके कलेक्टिव डिजीज बोलते हैं। अब एपिडेमिक और स्पोरेडिक होता क्या है? जैसे ये एरिया है आपका, जिला है, इस जिले में इधर उधर कोई बीमारी फैली, कुछ गांव में, हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, यहाँ वहां है, तो इसको स्पोरेडिक बोलेंगे। लेकिन अगर यही सभी लोगों, पूरा डिस्ट्रिक्ट ही अफेक्ट हो जाए और सेम काज है, जैसे बाढ़ आ गया, सेम काज है और सेम सफरिंग है, तब इसको एपिडेमिक बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों को मिला करके कलेक्टिव बोलते हैं, स्पोरेडिक और एपिडेमिक को मिला के। ये है फोइजम 101। अब अगली बात, हो गया होगा? अगली बात अफोरिज्म 102, इसमें क्या दिया गया है? अफोरिज्म 102 इसमें ये दिया गया है कि टोटलिटी कैसे बनाएंगे, टोटलिटी कैसे बनाएंगे इन एपिडेमिक डिजीज। कोई एपिडेमिक बीमारी है तो उसमें टोटलिटी कैसे बनाएंगे? तो अभी हम लोग बात किए कि जब आप कभी भी केस टेकिंग करेंगे, किसी भी पर्सन का केस टेकिंग आप करेंगे तो एक एक आदमी का ही करेंगे, पूरे मोहल्ले को बैठा करके तो एक साथ केस लेंगे नहीं, एक एक आदमी को ही देखेंगे। तो आपको दो तरह के सिम्टम मिलेंगे। एक तो मिलेंगे जनरल सिम्टम, अकॉर्डिंग टू आवर मास्टर सैमुअल हैनीमैन। जनरल सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो किसी बीमारी के कार्डिनल सिम्टम होते हैं, कि वो तो होंगे ही होंगे, वो तो होंगे ही होंगे। जैसे कोई बीमारी है जिसमें कोई बता रहा है कि यार साहब हमको हमको भूख नहीं लग रही है, हमको भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं लग रही है, ये जनरल सिम्टम है अकॉर्डिंग टू आवर मास्टर। लेकिन यही बात सिम्टोमेटोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ हम लोग कहते हैं कि केंट के अकॉर्डिंग एक कॉमन सिम्टम है। ठीक है, तो केंट के अकॉर्डिंग कॉमन सिम्टम वो सिम्टम होते हैं जो बीमारी का सिम्टम होता है, कार्डिनल सिम्टम होते हैं। तो केंट के अकॉर्डिंग जनरल सिम्टम क्या है? जनरल सिम्टम वो है जो एज ए होल पूरे पर्सन को रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे हम लोग केंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग आर्गनन की बात कर रहे हैं, जो कि लिखा गया है भाई आवर मास्टर, और उन्हीं के हिसाब से हम लोग उन्हीं की फिलॉसफी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो जब आप केस टेकिंग करेंगे तो कुछ जनरल सिम्टम मिलेंगे और कुछ पर्टिकुलर सिम्टम मिलेंगे। पर्टिकुलर, पेक्यूलियर, नॉट पर्टिकुलर, पेक्यूलियर, जिसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम बोलते हैं। अफोरिज्म 153 में भी यही बोला गया है कि हो सकता है कि जनरल सिम्टम मिले, कुछ पेक्यूलियर सिम्टम मिले, जिसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो टोटलिटी में होता क्या है? टोटलिटी में ये होता है कि जैसे ये किसी पर्सन का वाइटल फोर्स है, वाइटल फोर्स है, अब ये वाइटल फोर्स बीमार हो गया, डीअरेंज हो गया, तो ये वाइटल फोर्स खुद को सिग्नल भेजता है, कहाँ पे? बॉडी पे। जैसे बॉडी है तो बॉडी पे सिग्नल भेजता है कि अरे हम बीमार हो गए हैं, और हेडक के रूप में जैसे मान लीजिए सिम्टम भेजा, किसी को भेज दिया कि सर्दी जुकाम हो रहा है, ठीक है, किसी को और सिम्टम भेजा बॉडी पे कि कमर दर्द हो रहा है। तो होता क्या है कि वाइटल फोर्स जब डिजीज कंडीशन में होता है, बीमार होता है, तो खुद को
बॉडी पे सिम्टम्स भेज करके बताता है कि हम बीमार हैं, पहचानिए। और इन्हीं इन्हीं सिम्टम्स को जब हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं बारी बारी से सबको, तो इन्हीं को बोलते हैं कि वाइटल फोर्स का पूरी बात पता चल गई है, और इसी को हम लोग बोलते हैं टोटलिटी। तो टोटलिटी क्या है? आउटवर्ड रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनल एसेंस ऑफ डिजीज, यही जो टोटलिटी है। तो टोटलिटी जो हर बार हम लोग बनाते हैं, अदर एपिडेमिक केस की बात नहीं है। एपिडेमिक केस में अलग बात चलती है, नहीं तो हर बार हम लोग इंडिविजुअलाइज करते हैं, पेक्यूलियर सिम्टम खोजते हैं, यही खोजते ही हैं, लेकिन एपिडेमिक डिजीज में नहीं खोजते, इसमें जनरल सिम्टम की बात करते हैं। ठीक है, तो टोटलिटी जो इसमें बनती है वो टोटलिटी फॉर्म ऑन बेसिस ऑफ जनरल सिम्टम। जनरल सिम्टम्स के बेस पे इन एपिडेमिक में बात कर रहे हैं, एपिडेमिक डिजीज। अगर बीमारी एपिडेमिक नहीं है तो पेक्यूलियर सिम्टम खोजा जाता है और उस पर्सन को इंडिविजुअलाइज करते हैं। इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कि सेम मेडिसिन होगी। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि सबकी एक ही दवाई क्यों है। सेम मेडिसिन फॉर ऑल केसेस। कोई कहे क्यों? बिकॉज suffering is cause is similar, cause सबके लिए सिमिलर है, therefore suffering will be similar। और जब काज भी सेम हो, सफरिंग भी सेम हो, तो दवाई भी तो सेम ही होगी। ठीक है, therefore suffering will सेम। और जब काज और सफरिंग सेम हो तो ऐसी डिजीज को ही एपिडेमिक डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो टोटलिटी में ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी इस तरह का स्टेटमेंट बन जाए कि एपिडेमिक डिजीज की टोटलिटी में जनरल सिम्टम्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, तो स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, अगर इसका उल्टा बन जाए कि एपिडेमिक डिजीज में पेक्यूलियर सिम्टम्स आर हायर वैल्यू या मोर इम्पॉर्टेंट, तो स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, ये आज जैसे इस साल क्वेश्चन था, कई ऑप्शन बना के दे दिए, बताइए इसमें से कौन सा गलत है। तो उसमें से गलत यही होगा जिसमें लिखा होगा कि पेक्यूलियर सिम्टम्स को ज्यादा वैल्यू देते हैं, वो ऑप्शन गलत होगा, सही ये वाला होगा। ठीक है, अफोरिज्म 102 इसका फुट नोट, इसके फुट नोट में एक बात लिखी गई है। अफोरिज्म 102 का फुट नोट, इसके फुट नोट में लिखा गया है होम्योपैथिक स्पेसिफिक, यानी कि अभी जो हम लोग खोज रहे थे सभी लोगों के लिए एक दवाई, होम्योपैथिक स्पेसिफिक, उसी को बोलते हैं। लिख लीजिएगा इस बात को कि जो सभी लोगों के लिए जो अभी मेडिसिन खोज रहे थे, तो मेडिसिन जो सेलेक्ट की जाती है एपिडेमिक केस में उसे होम्योपैथिक स्पेसिफिक बोलते हैं, या किसी को जीनस एपिडेमिकस भी बोलते हैं, जीनस एपिडेमिकस। तो पूछा जाता है कि जीनस एपिडेमिकस क्या होता है। तो जीनस एपिडेमिकस वो मेडिसिन होती है, इस बात को लिख लीजिएगा अपने शब्दों में कि जीनस एपिडेमिकस वो मेडिसिन होती है, वो दवाई होती है जो एपिडेमिक केस में सेलेक्ट की जाती है सबके लिए। जैसे पूरा एरिया ही अफेक्ट है, पूरा बीमारी फैली है इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में या पूरे स्टेट में, तो सबका सिम्टम्स लेकर के कोई एक रेमेडी जो सेलेक्ट की गई है, वही एक रेमेडी, जैसे आर्सेनिक सेलेक्ट किया गया था कोरोना में, तो वो जीनस एपिडेमिकस था। तो वही जो वन रेमेडी सेलेक्ट की जाएगी सबके लिए, वो है जीनस एपिडेमिकस।
या उसी को होम्योपैथिक स्पेसिफिक बोलते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और शब्द होता है, वो शब्द होता है स्पेसिफिक रेमेडी। पूछा जाता है कि आर्गेनन में कहाँ स्पेसिफिक रेमेडी की बात की गई है। ये अभी हम लोग बात की, पहली बात की है, ये दूसरी बात है। ये होम्योपैथिक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ लिखा गया है, तो अफोरिज्म 102 के फुटनोट में। लेकिन जो स्पेसिफिक रेमेडी की बात की गई है, ये बात किया गया है अफोरिज्म 147 में। स्पेसिफिक रेमेडी क्या होती है? ऐसी मेडिसिन, ऐसी रेमेडी जो आप किसी पर्टिकुलर केस के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं, उस रेमेडी को स्पेसिफिक रेमेडी बोलते हैं। पर्टिकुलर केस के लिए बोले हैं, पर्टिकुलर एपिडेमिक के लिए अगर सेलेक्ट किया जाता है तो उसे जीनस एपिडेमिकस बोलते हैं। शब्दों में थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन बात अलग है। अगली बात, फिर से क्या बोले थे? तो ये बोले थे कि ऐसी रेमेडी जो किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए सेलेक्ट की जाती है, उसकी सिमिलिमम रेमेडी वही स्पेसिफिक रेमेडी होती है। पढ़ेंगे हम लोग 147 में। और जीनस एपिडेमिकस जो एक पर्टिकुलर एपिडेमिक के लिए एक रेमेडी सेलेक्ट की गई है, उसे जीनस एपिडेमिकस। एक और शब्द है स्पेसिफिक मेडिसिन, कहाँ लिखा गया है आर्गेनन में। स्पेसिफिक मेडिसिन, तो ये हम लोग इंट्रोडक्शन अब जल्दी ही पढ़ने वाले हैं, और इंट्रोडक्शन में लिखा गया है, इंट्रोडक्शन पार्ट आर्गेनन का। एक और शब्द इसी से मिलता जुलता, कि अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, क्योंकि इस साल इस वाले सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन थे आर्गेनन में, कि इंटरमिटेंट डिजीज, डिजीज नहीं बल्कि वहाँ फीवर लिखा गया है, इंटरमिटेंट फीवर में एपिडेमिक डिजीज की बात कहाँ की गई है, कौन से अफोरिज्म में? ये है अफोरिज्म 241। अफोरिज्म 241 याद रखेंगे, इस बार यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन थे इंटरमिटेंट फीवर से। ठीक है, ये है अफोरिज्म 102 इंपॉर्टेंट। अगली बात, अगली बात ये है कि हम लोग केस टेकिंग के लास्ट में पहुंच गए हैं। हालांकि एपिडेमिक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें ये बात याद दिलाई गई हो, जैसे भाई आवर मास्टर, क्या याद दिलाया गया है कि कहीं भूल तो नहीं गए, ये चीज इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोरा, इन्वेस्टिगेट करना है सोरा को। अगर इसी से कोई और भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कि जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सिम्टम्स कहाँ लिखे गए हैं आर्गेनन में, प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ सोरा, प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ सोरा, तो ये लिखा गया है अफोरिज्म 80 में। अभी तो पढ़े हैं हम लोग, फिर पढ़ेंगे। फिर अगर बात किया जाए कि सेकेंडरी सिम्टम, सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सोरा, तो ये लिखा गया है अफोरिज्म 81 में। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोरा 103 में, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तीन बातें हैं कि सोरा को खोजना है, प्राइमरी सिम्टम ऑफ सोरा अफोरिज्म 80, सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सोरा अफोरिज्म 81। हो गया। अब क्या लिखा गया है वो भी खोज देख लिया जाए। लिखा गया है कि सोरा को खोजिए, सोरा ascertained from very
many single patient affected with chronic disease। यही लाइन उठा करके आएगी, पूछा जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, पूछा जाएगा कि ये क्या है, ये असर्टेन लिखे हैं, असर्टेन पता लगाइए। ठीक है, यही लाइन देंगे वो लोग कि सोरा असर्टेन फ्रॉम वेरी मेनी सिंगल पेशेंट अफेक्टेड विथ क्रॉनिक डिजीज। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन, खोजिए सोरा को। तो इसका मतलब क्या है कि सोरा गायब रहता है, खोजना रहता है। यस। अब हम लोग बात करते हैं कि बिल्कुल एक निचोड़ की बात कर रहे हैं। कई बार जनरली आपके पास होगा क्या, यहाँ से क्वेश्चन भी था इस साल, मेंटल डिजीज वाले सेक्शन से था, कि कई बार आपके पास होगा कि लोग आएंगे, लोग का मतलब पेशेंट, पेशेंट आएंगे और वो आपसे अपनी दिक्कतों को, अपने कंप्लेन को बताएंगे। तो ऐसे में हर बार आप तुरंत एंटीसोरिक रेमेडी नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे, हर बार नहीं देंगे तुरंत। आप सोच रहे होंगे कि तो ठीक कैसे होगा बिना एंटीसोरिक दिए हुए? तो आप उस समय जो भी जनरल मेडिसिन है, चाहे वो अक्यूट रेमेडी हो, जनरल मेडिसिन का मतलब कोई अक्यूट रेमेडी, ठीक है, जिसमें उस दवाई का सिम्टम हो, जनरल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करिए। जैसे पेशेंट आ रहा है, बताया है कि डॉक्टर साहब बहुत तेज एकदम जो है सर फटा जा रहा है, एकदम सर फटा जा रहा है, लग रहा है कि एकदम फट के एकदम आधा आधा हो जाएगा या 3-4 टुकड़ा हो जाएगा। अब आप उस टाइम कह रहे हैं कि रुको रुको, सिम्टम बताओ पहले, तुमको थर्स्ट प्यास कितनी लग रही है इस समय? तो क्या ऐसे टाइम पे वो बता पाएगा? नहीं बता पाएंगे। या बताएंगे भी तो कहेंगे अरे क्या ये सब जो है कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे नींद आती है, याद रहती है चीजों को, मेमोरी बताओ, तो बता रहे जो सर फटा जा रहा है, आप जो है मेमोरी के चक्कर में है। तो ऐसे में एक सक्सेसफुल प्रिस्क्राइबर बनने के लिए पहले आपको जनरल मेडिसिन देनी होगी। फिर जो सोरा का एक्सप्लोजन हुआ है, वो जब डोरमेंट स्टेज में जाएगा, देन जब दोबारा पेशेंट आएगा तब आप इन्वेस्टिगेट करिए, खोजिए। देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोरा। अब कोई कहे सोरा क्या होता है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं सोरा का पूरा सिम्टम, मैं आज फिर पढ़ेंगे। हम लोग तो पूरा पढ़ते ही रहते हैं ऐसे साइकिल के फॉर्म में, फिर पढ़ेंगे। तो सोरा इज द बेसिक या रियल फंडामेंटल काज ऑफ ऑल डिजीजेस। क्योंकि सोरा सोरा इज रियल काज, यही मेन काज होता है जो होता सबके अंदर है। ठीक है, लेकिन सबको बीमारी क्यों नहीं होती, ये भी पढ़े थे हम लोग 80 में ही फुट नोट में। क्योंकि सोरा को बीमारी में कन्वर्ट होने के लिए एसेसरी सर्कमस्टांसेस की जरूरत होती है, जो एसेसरी सर्कमस्टांसेस अभी हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि पहले जनरल मेडिसिन दीजिए, फिर जब पेशेंट आए तो आप पहले के डिस्पोजिशन पे जाइए, पहले के कैरेक्टर पे जाइए कि बीमार होने से पहले कैसा था। लोग बता रहे हैं कि अभी जब से बीमार हुआ है तब से एकदम बहुत पानी पी रहा है, बहुत पानी पी रहा है। जैसे लोग बताए कि यार साहब जब से बीमार हुआ है तब से बहुत पानी पी रहा है, लेकिन उसके पहले पानी नहीं पीता था, बहुत कम पानी पीता था। तो ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। ये तो चेंज डिस्पोजिशन है, चेंज डिस्पोजिशन ये सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। लेकिन जो ओरिजिनल सिम्टम है वो एंटीसोरिक रेमेडी को सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। हो सकता है कोई सोच रहा हो ये एंटीसोरिक सोरा वोरा क्या है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी तो सुनते हुए तो चलिए। ठीक है, पूरा हम लोग सोरा को पढ़े हैं। इवन हम लोग तो ऐसा पढ़े हैं कि आप एक सिम्टम पेशेंट बताएं, आप जान जाएंगे कि यस जोरावा साइकोसिस है कि सिफिलिस है कि ट्यूबरकुलोसिस है। ये है फोरजोम 103, सोरा को खोजना है। अगली बात,
अगली बात ये है केस टेकिंग का ही, कि इन बातों को लिख के अपने लिए रखा करिए। और कई बार वाइवा में यही पूछा जाता है कि रिकॉर्ड कीपिंग कहाँ है आर्गनन में। रिकॉर्ड कीपिंग कि पेशेंट का जो रिकॉर्ड है, जो बातचीत आपने किया है, वो कहाँ दिया गया है। तो यहाँ दिया गया है बिल्कुल लास्ट में केस टेकिंग के। और उसमें क्या कहा गया है, तो इसमें ये कहा गया है कि पहली चीज, जैसे आपने पहली बार जब पेशेंट आया था तो आपने पूरा हिस्ट्री लिया है, पूरा आप लेकर के रखे हैं पूरा केस। और जब सेकेंड टाइम पेशेंट आया तो वो जो रिकॉर्ड आपने रखा है वो आपका हेल्प करेगा। आप पूछेंगे अच्छा किस किस चीज़ में आराम मिला है। तो कई बार पेशेंट बोलते हैं कुछ नहीं फायदा हुआ, कोई आराम नहीं नर्स। तो जब आप एक एक करके चीज़ों को पूछते हैं तो लोग बताएंगे हाँ इसमें आराम है, इसमें भी आराम है, उसमें भी आराम है। तो वही बात लिखी गई है कि जिसमें जिसमें बताया कि आराम है उन सिम्टम्स को काटते जाइए। स्ट्राइक आउट, स्ट्राइक आउट किसको, अम्लोरेटेड सिम्टम। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं कैसे इंपॉर्टेंट है अभी समझ में आ जाएगा। स्ट्राइक आउट करना है जिन सिम्टम्स को पेशेंट बताए कि आराम हो गया है। दूसरा क्या करना है, हाईलाइट करना है, बिल्कुल मार्क करना है। मार्क करना है जो बचे हुए सिम्टम है, रिमेनिंग सिम्टम, जो बचे हुए सिम्टम्स हैं उनको हाईलाइट करना है। और तीसरा काम ये करना है कि जो नई चीज़ों को पेशेंट बता रहा है उसको उसी में जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए। ऐड करना है जो नए सिम्टम्स को ऐड कर पेशेंट बता रहा है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा, इधर लिख देंगे ABC, इधर लिख देंगे कुछ भी 1 2 3 और इसको ऊपर नीचे कर देंगे, मैच कराइए। मार्क किसको करेंगे, वो दे देंगे इसको कि जो अम्लोरेटेड सिम्टम है उनको मार्क करेंगे। उनको क्यों मार्क करेंगे, वो तो वैसे ही आराम है। ठीक है, हाईलाइट तो उसको करेंगे ना जो बचा रह गया है, उस पर फोकस करना है। ठीक है, ये बात है। मार्क करना है जो बचे हुए सिम्टम और ऐड करना है जो नए सिम्टम्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीन ही लाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इस साल जैसे क्वेश्चन थे मैच कराइए मैच कराइए, इसी तरह के ऑप्शन आते हैं। इसी के उसमें फुट नोट में एक शब्द है रेशियोनल प्रैक्टिशनर। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता एक और शब्द होता है रेशियोनल मेडिसिन। वो पूछा जाए कि आर्गनन में कहाँ लिखा गया है, तो आर्गनन में लिखा गया है फोरजम 54 में। 54 में लिखा गया है रेशियोनल मेडिसिन के बारे में। किसको बोलते हैं रेशियोनल प्रैक्टिशनर, जो आपकी बातों को समझे, केयरफुल हो और कंसाइंसियस हो। कंसाइंसियस, ठीक है। ऐसे फिजिशियन, ऐसे प्रैक्टिशनर को रेशियोनल प्रैक्टिशनर बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन यानी कि आपके बातों को समझे, आपके जज्बातों को, आपका जो रिफ्लेक्शन है उनको समझें, और आपकी बातों को आपको केयरफुली ट्रीट करें, और वो खुद भी सेंसिटिव रहें, ध्यान नज़र रखे रहें। ठीक है, ऐसा नहीं कि दवाई देके छोड़ दिया, कोई मतलब ही नहीं है। ये है केस टेकिंग। ठीक, अब हम लोग जो बात करने चल रहे हैं
वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करने जा रहे हैं। अभी तो हम लोग केवल वही बातें किए हैं जो जिस अफोरिज्म में लिखा गया है। थोड़ी सी बात प्रैक्टिकल केस टेकिंग की, कि प्रैक्टिकली क्या करेंगे कि जब पेशेंट आएंगे तो पूछना कैसे शुरू करेंगे, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि पूछना कैसे शुरू करेंगे। तो अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो ये प्रैक्टिकल केस टेकिंग। ये हिस्ट्री का पार्ट, ये फिलॉसफी का पार्ट है। ये आर्गनन के अफोरिज्म को थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रैक्टिकल केस टेकिंग, इसमें जो पहली बात है, पहला हेडिंग है, वो यही है कि हिस्ट्री, हिस्ट्री या इंटेरोगेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट। ठीक है, हिस्ट्री में क्या क्या पूछेंगे, जैसे जब आपके पास पेशेंट आएंगे तो सबसे पहले आप पूछेंगे उनके पर्टिकुलर्स के बारे में। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स का मतलब उनका नाम क्या है, उनकी उम्र क्या है, ठीक है, वो कहाँ से आए हैं, उनका एड्रेस क्या है, ठीक है। और एक चीज और, जो पुराने प्रोफार्मा में आपको नहीं मिलेगा, वो भी ऐड कर लीजिएगा कि कांटेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर भी चाहिए। ऐसा इसलिए कि कभी कोई जरूरत पड़े तो आप ही कांटेक्ट करिए, नहीं तो बहुत बिल्कुल प्रैक्टिकल की बात है कि आजकल होता है ऐसा, लोग करते हैं कि नंबर मिल गया पेशेंट का तो उस पर भेजते हैं कि इस पे व्यू रिव्यू दे दीजिए ताकि हमारा उस पर रेटिंग बढ़ जाए। इसके लिए भी जरूरी है, ठीक है। तो इसमें नेम लिखना है, नाम क्या है, इसको और डिटेल करेंगे हम लोग, और डिटेल करेंगे। पहला हेडिंग तो जानिए कि क्या पूछना है, शुरू कहाँ से करना है, और भी डिटेल में करेंगे हम लोग। तो नेम, एज, सेक्स तो दिख ही जाएगा कि मेल है कि फीमेल है। और क्या पूछेंगे, फिर आप पूछेंगे, फिर आप पूछेंगे कि दिक्कत क्या है आपको, प्रेजेंट कंप्लेन, जो परेशानी मरीज लेकर के आया है, दिक्कत क्या है, ठीक है। तो मरीज बताएगा कि यार साहब हमारा पेट दर्द हो रहा है, या सर दर्द हो रहा है, ठीक है, या सीने में दर्द हो रहा है। फिर आप पूछेंगे कि कैसे, कैसे हो रहा है या कैसे हुआ है, हिस्ट्री लेंगे कि कैसे शुरुआत हुई थी। हिस्ट, अभी ये सब हेडिंग है, इसमें बहुत सारी सब हेडिंग्स हैं, वो और हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पे। हिस्ट्री ऑफ अर्जेंट कंप्लेन, कि कैसे कैसे हुआ है। तो लोग बताएंगे कि डॉक्टर साहब 3-4 दिन पहले बारिश में भीग गए थे, या आज से क्रॉनिक केस है तो 5 साल पहले तो ऐसा ऐसा हो गया था, हमारे साथ घटना हो गई थी, चोरी हो गया था, या कोई नुकसान हो गया था बिजनेस में, ठीक है। हिस्ट्री लेंगे प्रेजेंट कंप्लेन की। उसके बाद और पीछे जाएंगे, पास्ट हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, मरीज के पास्ट हिस्ट्री को लेंगे। फिर क्या पूछेंगे, फिर पूछेंगे फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री की, क्या परिवार में किसी को और भी ऐसा है, किसी और को भी ऐसा है, या उसके बाद पर्सनल, पर्सनल हैबिट, कि क्या, ये सब भी पूछने के तरीके होते हैं, ये हम लोग बात करेंगे। अभी तो हेडिंग हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे शुरू करेंगे पूछना। तो फिर पूछेंगे पर्सनल हैबिट के बारे में, कि कोई कुछ स्मोकिंग या अल्कोहल या कुछ भी इस तरह का, सुरती, पान, बीड़ी, कुछ भी आदत है, तो लोग बताते हैं कि हाँ है, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद आप पूछेंगे होम्योपैथिक जनरलिटीज, यहाँ से आपका काम शुरू होगा। होम्योपैथिक जनरलिटीज,
होम्योपैथिक जनरलिटीज का मतलब यहाँ से आप मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल, फिजिकल और पर्टिकुलर, ये सब पूछेंगे। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात, हिस्ट्री ऑफ इंट्रोगेशन, कि कैसे शुरू करेंगे। तो शुरू यहाँ से करेंगे, फिर पूछेंगे अभी दिक्कत क्या है, इसी को शॉर्टकट में लिखते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में पीसी प्रेजेंट कंप्लेन, शॉर्टकट में देखेंगे उनका पर्ची पर लिखा रहता है। इसमें कई बार लिखे रहते हैं लोग की हिस्ट्री, इसको लिखते हैं कि पास्ट, ये वो हो जाता है पीएच, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हैबिट, ये मैच करने लगता है तो इसलिए कुछ और भी लिख लेते हैं। पर्सनल हैबिट में डायरेक्ट वो केस टेकिंग में आ ही जाता है। और होम्योपैथिक जनरलिटीज, मेंटल, अब मेंटल में जितनी चीजें होती हैं, इंटेलेक्चुअल, मेमोरी, विल, स्लीप, वो सब हम लोग बात करेंगे। फिर फिजिकल और फिर पर्टिकुलर्स। उसके बाद दूसरा आता है सिस्टमिक एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन दूसरा, ये तो पहला हेडिंग था। दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन, कि आपको जरूरत पड़े तो मरीज को एग्जामिनेशन भी करिए फिजिकली। ठीक है, और फिजिकल में भी चाहे लोकल एग्जामिनेशन या सिस्टमिक एग्जामिनेशन करिए। फिर उसके बाद आप जो है यहाँ लिख रहे हैं, एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाइए। प्रोविजनल, कि इतना कुछ कर लिए हैं, इतना कुछ तो हमको ये बीमारी लग रही है। प्रोविजनल डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी इसको बोलते हैं, डीडी, कि हमको लग रहा है कि मरीज को ये बीमारी है, आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं। उसके बाद और ऊपर लिख रहे हैं प्रोविजनल, आपने प्रोविजनल अपना डायग्नोसिस बना दिया कि हमको लग रहा है कि ये बीमारी है मरीज को, लग रहा है, कंफर्म नहीं है अभी आप। तो कंफर्म होने के लिए जांच कराइए, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन लिखा करिए। ये भी एमसीएच का जो लेटेस्ट वो आया है उसमें लिखा गया है कि होम्योपैथिक डॉक्टर को जांच कराना है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। फिर उसके बाद अब तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि जो लग रहा था वो कंफर्म है, तो आप फिर लगाएंगे कंफर्म डायग्नोसिस आप बना देंगे कि यस यही बीमारी है। फिर मैथमेटिकली डायग्नोस करिए, मैथमेटिकली डायग्नोसिस, कि आपको कौन सा म्याज लग रहा है। ठीक है, जब म्याज में भी पता चल गया तो उसके बाद से टोटलिटी बनाइए, सिम्टम्स को इवेलुएट करिए। इवेलुएशन, ये पूरा चैप्टर ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इवेलुएशन करिए और रिपर्ट्राइज करिए। ये सब जो एक एक लाइन हम लोग लिख रहे हैं, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग एक एक बात के बारे में, क्योंकि यही होम्योपैथी है। ये जो प्रोफार्मा है यही होम्योपैथी है। और फिर आपके पास आएगा रिपर्टोरियल रिजल्ट रिपर्ट्राइज करने के बाद, इस पर हम लोग बात करेंगे पूरा डिटेल। और फिर जो है प्रिस्क्राइब विथ या विदाउट हेल्प ऑफ रिपर्टरी। हर बार रिपर्टरी की ही हेल्प से प्रिस्क्रिप्शन होगा ये जरूरी नहीं, विदाउट हेल्प ऑफ रिपर्टरी, क्योंकि रिपर्टरी का खुद लिमिटेशन है कि जहां आप बिल्कुल श्योर है मेडिसिन के बारे में, वहां रिपर्टराइज नहीं करना है। ठीक है, तो ये है, ये अभी हेडिंग्स हैं और इनमें कुछ सब हेडिंग्स हैं
उनकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।